हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओजोन लेयर के बारे में। एनवायरनमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ओजोन लेयर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। तो इसका हम कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको उसमें ओजोन लेयर या इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो उसका आज हम कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आपके लिए यहाँ पर एक रिमाइंडर है कि मैथ्स से रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो उन्हें आप प्रॉक्सी ज्ञान के अंदर विद इन 30 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं। उनको सॉल्व करने के लिए प्रॉक्सी ज्ञान आपकी हेल्प करेगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक था ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, उसमें पहला वर्ड है हमारा ओजोन। तो उसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज ओजोन? इसका फॉर्मूला है O3। ओजोन क्या है? एक गैस है जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं। जैसा कि इसका हमने फॉर्मूला देखा क्या है, O3। तो ये क्या है? एक गैस है जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं। ये ब्लूइश गैस होती है, इज हार्मफुल टू ब्रीथ। ये ब्रीथिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर हमने ओजोन को ब्रीथ किया, इनहेल किया, तो ये हमारे लिए हार्मफुल होती है। ब्रीथ के लिए कौन सी गैस इंपॉर्टेंट होती है? ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट इसमें क्या है? ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स मतलब कि O2 वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। Nearly 90% of Earth's ozone is in the stratosphere and referred to as the ozone layer। जो अर्थ में ओजोन प्रेजेंट है, 90% जो ओजोन है वो कहाँ पर है? स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर कहाँ पर है ये आगे हम देखेंगे। तो ऐसा माना जाता है, उसी को हम कहते हैं ओजोन लेयर। स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन है उसका 90% प्रेजेंट है, और उसी ओजोन को हम कहते हैं ओजोन लेयर। Ozone absorb a band of ultraviolet radiation called UVB। ओजोन क्या करता है? जो सन रेज आती हैं उसमें जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और उससे हमें बचाता है। क्योंकि जो यूवी रेज होती हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए या लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल रेडिएशन है, इसलिए ओजोन क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब करता है। तो यहीं से हमें पता लग रहा है कि ओजोन हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ हम यहाँ पर हमारे सामने एक वर्ड आया था स्ट्रेटोस्फियर। तो उसको समझने के लिए हमें यहाँ पर एटमॉस्फेयर को देखना पड़ेगा। सो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है? एक ब्लैंकेट की तरह है। जैसे जब हम अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेते हैं, तो हमारे ऊपर जो ब्लैंकेट है, तो अर्थ के ऊपर समझ लीजिए एक ऐसा ही ब्लैंकेट है। उस ब्लैंकेट को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। वहां पर जो हमारी सारी गैसेस हैं, एयर है, वो प्रेजेंट होती हैं। वो ब्लैंकेट काहे का है? किसका बना हुआ है ब्लैंकेट? वो एयर का है। उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर क्या है? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। डस्ट का मिक्सचर है, वाटर वेपर, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन, एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सन। तो ये सारी चीजें कहाँ हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर क्या है? एक एयर ब्लैंकेट है जो कि अर्थ को सराउंड करके रखता है। और एटमॉस्फेयर में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे गैसेस, डस्ट, वाटर वेपर, क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन। ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? एटमॉस्फेयर में। नाउ व्हाई इज द एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट लेयर्स? हम यहाँ पर देखेंगे जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। क्यों डिवाइडेड है ये? The atmosphere is divided into 5 different layers because the atmosphere is not uniform. Its properties changes with altitude. जो एटमॉस्फेयर है वो 5 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हम हाइट जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड चेंज होता है, एटमॉस्फेयर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती हैं। इसलिए हमने एटमॉस्फेयर को क्या किया है? डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया है। 2 प्रॉपर्टीज चेंजेस विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हमारा एक एल्टीट्यूड बढ़ा तो उसमें क्या होता है? जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंजेस होता है, जैसे कि एयर प्रेशर एंड एयर टेम्परेचर। जैसे कि हम ऊपर बढ़े तो जो प्रेशर है वो भी चेंज होगा और जो टेम्परेचर है वो भी चेंज होता है। इसलिए हमने एटमॉस्फेयर को क्या किया है? डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है।
अब यहाँ पर हम देखेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कि एटमॉस्फेयर के कितनी लेयर्स हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, सबसे नीचे आप देखिए जीरो ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये सारी क्या है लेयर्स, इनके बारे इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फियर जहां पर हमने देखा था कि ओजोन लेयर प्रेजेंट है, देन मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो ये 5 लेयर्स हैं। 5 लेयर्स में एटमॉस्फेयर को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। थर्मोस्फियर को हम आयनोस्फियर भी कहते हैं। अब एक एक करके हम इन सारे लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, लोएस्ट एंड थिनेस्ट लेयर। ये क्या है, सबसे नीची जो लेयर है, जहाँ जिस लेयर में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बादल हैं, सारी चीजें हैं, ये कहाँ पर है, ट्रोपोस्फियर में है। जिस स्फीयर में हम रह रहे हैं उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। तो ये क्या है, सबसे लोएस्ट है और थिनेस्ट है, मतलब कि सबसे पतली लेयर है। 12 to 20 किलोमीटर एट इक्वेटर, 8 to 10 किलोमीटर एट पोल्स। मतलब कि इक्वेटर जो हमारी है वहां पर इसकी हाइट कितनी है, 10 to 20 किलोमीटर, और पोल्स में 8 to 10 किलोमीटर। 10 to 12 किलोमीटर मॉडरेट लेटिट्यूड, इसका जो मॉडरेट लेटिट्यूड है वो कितना है, 10 to 12 किलोमीटर। 90% ऑफ द एटमॉस्फेयर मास, यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर का 90% पूरा प्रेजेंट है, मतलब कि एटमॉस्फेयर का जो मास है यहाँ पर 90% है। टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड चेंज होता है, मतलब कि हम हाइट, हमारी जो हाइट है, हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। 6 डिग्री पर किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर पर 6 डिग्री जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। आपको यहाँ पर ये पॉइंट याद रखने हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पॉइंट से आपके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर हमने 1 किलोमीटर कवर कर लिया, हम 1 किलोमीटर ऊपर गए, तो 6 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते गए जो हमारा टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है। टॉप ऑफ ट्रोपोस्फियर एवरेज इज 60 डिग्री -60 डिग्री सेल्सियस। और जब हम ट्रोपोस्फियर के एकदम एवरेज पर, टॉप पर पहुंच गए, जैसे कि ट्रोपोस्फियर स्टार्ट हुआ, हम एकदम लैंड पर हैं, लैंड से हम 1 किलोमीटर ऊपर गए तो 6 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर वो डिक्रीज हुआ। हम ट्रोपोस्फियर के टॉप में पहुंच गए और वहां से दूसरा स्फीयर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पर ट्रोपोस्फियर का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, -60 डिग्री सेल्सियस। वेयर वेदर अकर्स, जहां पर वेदर होता है। बाउंड्रीज बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर इज कॉल्ड द ट्रोपोपॉज, जहां से ट्रोपोस्फियर एंड होता है और स्ट्रेटोस्फियर की स्टार्टिंग होती है। आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है। थोड़ा इमेजिन कीजिए कि ट्रोपोस्फियर एंड हुआ और दूसरी लेयर जो है स्ट्रेटोस्फियर, सेकंड लेयर जो है हमारी, वो स्टार्ट हो रही है। तो इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री को हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। व्यूज ऑफ ट्रोपोपॉज लेयर फ्रॉम एन एयरप्लेन विंडोज, मतलब कि जहां पर जो एयर प्लेन्स हैं वो सारी कहाँ पर चलती हैं, ट्रोपोपॉज में। आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि ट्रोपोपॉज कहाँ है, जो ट्रोपोस्फियर है उसकी जहां पर एंडिंग होती है और स्ट्रेटोस्फियर जहां से स्टार्ट होता है, उनके बीच में एक बाउंड्री है, उसे हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फियर, सेकंड है हमारी लेयर ये, एक्सटेंड फ्रॉम 20 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। अगर हम ग्राउंड से 20 किलोमीटर ऊपर जाएं तो 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का जो एक्सटेंड है वो उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ये क्या है, लेस डेंस, लेस वाटर, यहाँ पर वाटर वेपर जो है बहुत ही ज्यादा कम पाए जाते हैं और ये बहुत ज्यादा कम डेंस है। टेम्परेचर इंक्रीजेस विद एल्टीट्यूड टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमें यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है, जब हम ट्रोपोस्फियर में थे तो यहाँ पर ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। हर 1 किलोमीटर के बाद 6 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा था। बट जो स्ट्रेटोस्फियर है वहां पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था और स्ट्रेटोस्फियर में अब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ऑलमोस्ट नो वेदर अकर्स, यहाँ पर कोई वेदर नहीं होता है। कंटेन हाई लेवल ऑफ ओजोन,
यहाँ पर हाई लेवल ऑफ ओजोन होता है, जो ओजोन गैस होती है वो इसी स्फीयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन लेयर भी इसी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अपर बाउंड्री इज कॉल्ड स्ट्रेटोपोज। जैसा ही इसकी एंडिंग होती है स्ट्रेटोपोज की, और जो हमारी थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, मीजोस्फीयर, वो स्टार्ट होती है, तो इन दोनों के बीच भी एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री को हम कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। ट्रोपोपॉज किसे कहते हैं? ट्रोपोपॉज और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में जो बाउंड्री है उसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं, और स्ट्रेटोस्फीयर एंड मीजोस्फीयर के बीच में जो बाउंड्री है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ पर ट्रोपोपॉज क्या है और स्ट्रेटोपॉज क्या है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेटोस्फीयर है, यहाँ पे ऑरेंज कलर की जो लाइन है यहाँ पर पूरे ये ओजोन लेयर है, जो कि अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होता है, यूवी रेज होती हैं, उन्हें अर्थ तक पहुंचने में रोकती हैं, और ओजोन लेयर के ऊपर ही क्या है? स्ट्रेटोपॉज। नाउ नेक्स्ट इज मीजोस्फीयर। ये थर्ड लेयर है हमारी। एक्सटेंड टू ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर हाइट। जो ये कहाँ तक फैली हुई है? 80 किलोमीटर तक। 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर है, उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है मीजोस्फीयर, जो कि 80 किलोमीटर तक इसकी हाइट है। गैसेस आर लेस डेंस। यहाँ पर जो गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम डेंस हैं। इट स्टॉप मीटियोर्स टू एंटर इनटू लोअर लेयर। ये क्या करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है? जो भी मेटेरियोट्स होते हैं उनको हमारी जो लोअर लेयर्स हैं, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर, वहां तक जाने में क्या करता है? रोकता है, उनको वहीं पर फिनिश कर देता है, उनको खत्म कर देता है मेटेरियोट्स को। टेम्परेचर डिक्रीजेस टू -100 डिग्री सेल्सियस एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस की रफ्तार से। आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है। गैसेस इन दिस लेयर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल यूवी रेडिएशन। इस लेयर में भी क्या होता है? यूवी रेज जो होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, बट बहुत ही कम अमाउंट में होता है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है यूवी रेज का? स्ट्रेटोस्फीयर में। यहाँ पे ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज थर्मोस्फीयर। दिस इज द फोर्थ लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये क्या है? एटमॉस्फेयर की आउटर मोस्ट लेयर है, मतलब कि सबसे बाहर वाली लेयर है। रीचेस फ्रॉम 80 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस इनटू आउटर स्पेस। मतलब कि इसकी अब कोई लिमिट नहीं है कि ये कहाँ तक है, ये 80 किलोमीटर से स्टार्ट होता है। थर्मो मीन्स क्या होता है? हीट। और ये क्या है? थिकेस्ट लेयर है, मतलब कि सबसे ज्यादा मोटी लेयर है ये। यू वुड नॉट फील वार्म हियर, फाइंड आउट बाय। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम यहाँ पर जब जाते हैं तो हमें थर्मो का मतलब होता है हीट, बट हम यहाँ पर गर्मी फील नहीं करते। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसकी दो लेयर्स हैं, कौन कौन सी? आइनोस्फीयर। हम आइनोस्फीयर इसी की लेयर है एक। थर्मोस्फीयर की 2 लेयर्स हैं, आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो आइनोस्फीयर के बारे में हम देखते हैं। लोअर लेयर ऑफ थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर की लोअर लेयर है, पहले आइनोस्फीयर आता है, उसके बाद एक्सोस्फीयर आता है। रीचेस फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। ये कहाँ तक रीच होती है? 80 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और 400 किलोमीटर तक होती है। एनर्जी फ्रॉम द सन causes gas molecules here to become electrically charged particle। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं गैस के, तो वो क्या बन जाते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट है उसकी वजह से। सनलाइट में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और ये थोड़ा ऊपर है, सबसे ज्यादा ऊपर की लेयर है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। रेडियो वेव्स बाउंस ऑफ आयन बैक टू अर्थ। यहीं से क्या होता है? जो रेडियो वेव्स है उन्हें अर्थ की तरफ बैक किया जाता है, जिससे कि हमें सिग्नल वगैरह मिलते हैं। अरोराज हैपन नियर द पोल्स बिकॉज ऑफ द आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर के कारण ही यहाँ पर क्या होता है? अरोराज लाइट जो होती हैं वो होती हैं, जिसको हम ये ज्यादातर कहाँ होती है अरोरा लाइट? पोल्स की तरफ। जहाँ पोल्स हैं वहां पर अरोरा लाइट्स देखने को मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सोस्फीयर। एक्सोस मीन्स आउटर, मतलब कि सबसे बाहर वाली लेयर, ये सबसे लास्ट वाली लेयर है। इट इज द आउटर पोर्शन ऑफ द थर्मोस्फीयर। ये क्या है? थर्मोस्फीयर की सबसे आउटर लेयर है। रीचेस फ्रॉम अबाउट 400 किलोमीटर।
400 किलोमीटर से ये स्टार्ट होती है और फिर ये 1000 किलोमीटर तक चली जाती है। स्पेस शटल्स एंड सैटेलाइट्स ऑर्बिट अर्थ हियर। यहाँ पर क्या है, जितने भी हमारे स्पेस हैं, सैटेलाइट्स के जो ऑर्बिट्स हैं, इसी स्फीयर में पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे ओजोन। ओजोन के बारे में हम पढ़ेंगे। केमिकली फॉर्म्स व्हेन यूवी हिट्स ऑन स्ट्रेटोस्फीयर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन। यहाँ ये कैसे बनती है? ये केमिकली फॉर्म होती है जब यूवी रेज जो होती हैं स्ट्रेटोस्फीयर में हिट करती हैं। जैसे कि हमें पता है कि ओजोन की लेयर कहाँ पाई जाती है, अभी हमने पढ़ा स्ट्रेटोस्फीयर में। तो जब यूवी रेज यहाँ पर हिट करती हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ ये क्या होती हैं, डिसोसिएट होती हैं और ओजोन को फॉर्म करती हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है टू उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। एटॉमिक ऑक्सीजन quickly combine with other oxygen molecules to form ozone। यहाँ पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन है और जो अदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ कंबाइन हो जाता है और यहाँ पर फिर ओजोन फॉर्म हो जाता है। अब हम देखेंगे ओजोन डिप्लीशन के बारे में कि व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन। सो ओजोन लेयर डिप्लीशन इज सिंपली द वियरिंग आउट, मतलब कि रिडक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या है कि जो ओजोन लेयर है अब वो क्या हो रही है, वहां पर स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है उसका जो अमाउंट है वो कम हो रहा है। जो लेयर बनी हुई है ओजोन की वो धीरे धीरे क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। अनलाइक पॉल्यूशन, ये क्यों हो रहा है कि ज्यादातर ये इसलिए हो रहा है मेनली मेजर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो ओजोन लेयर है वो रिड्यूस हो रही है धीरे धीरे। इंडस्ट्री क्यों, जैसे इंडस्ट्रीज वो क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है थिंग जैसे कि इंसुलेटिंग फॉर्म, सॉल्वेंट, सोप, कूलिंग थिंग्स लाइक एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, ये सारी क्या है, इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है जो कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है इन सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण। नेक्स्ट हम देखेंगे डिप्लीशन बिगिंस विद CFCs गेट इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर। अब डिप्लीशन कैसे स्टार्ट होता है, जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है स्ट्रेटोस्फीयर में जाता है तभी से क्या होता है, डिप्लीशन स्टार्ट हो जाता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन ब्रेक्स अप दीज CFCs। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं ये CFC क्या करती हैं, ओजोन लेयर जो है उसको डिप्लेट कर रही हैं, उसको रिड्यूस कर रही हैं और वहां से क्या हो रहा है, जो यूवी रेस है वो अर्थ में एंटर कर रही हैं। सबसे पहले हमें ये कब पता चला कि जो ओजोन लेयर है वो उसका डिप्लेशन हो रहा है, तो 16 मई 1985 में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के द्वारा ये बताया गया था। उन्होंने ये अनाउंस किया था कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ ओजोन ओवर द साउथ पोल। सबसे पहले जो ओजोन डिप्लीशन कहाँ देखा गया था, साउथ पोल में। ओजोन जो है धीरे धीरे क्या हो रही है, उसका डिप्लेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये 16 मई 1985 में देखा गया था ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के द्वारा। उन्होंने ये अनाउंस किया था कि जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे उसका डिप्लेशन हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि सबसे पहले ये किसके द्वारा बताया गया था, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के द्वारा। कहाँ पर, ओजोन होल को देखा गया था साउथ पोल में। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो CFCs हैं, VOCs हैं, HCFCs गैसेस हैं, वो धीरे धीरे जाती हैं ऊपर की तरफ और जो ये ओजोन लेयर है उसे कैसे डिस्ट्रॉय कर रही हैं, उसे उसका रिडक्शन कर रही हैं। और फिर क्या हो रहा है, जो सन से यूवी रेज हैं वो डायरेक्टली हमारे ट्रोपोस्फियर में, हमारे अर्थ में एंटर कर रही हैं। द ब्रेकिंग ऑफ एक्शन रिलीज क्लोरीन एटम्स। जब ये एक्शन होता है, मतलब कि ये जो CFCs होती हैं इसमें क्लोरीन एटम्स होती हैं जो कि ओजोन डिप्लेशन में, ओजोन को ब्रेक करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मेन काम जो क्लोरीन का है वो क्या करता है, ओजोन को ब्रेक करना होता है। क्लोरीन एटम रिएक्ट्स विद ओजोन स्टार्टिंग अ केमिकल साइकिल दैट डिस्ट्रॉय अ गुड ओजोन इन दैट एरिया। क्लोरीन क्या करता है, ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और वहां पर एक केमिकल साइकिल होती है जिसके कारण क्या होता है, जो गुड ओजोन है उस एरिया की उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वन क्लोरीन एटम कैन ब्रेक अपार्ट मोर देन 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स। मतलब कि जो एक क्लोरीन का एटम है वो क्या कर सकता है,
1 लाख जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स है उनको ब्रेक डाउन कर सकता है, उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि क्लोरीन जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। अब हम इम्पोर्टेंस देखेंगे कि ओजोन लेयर की इम्पोर्टेंस क्या है। ओजोन इज अ कंसंट्रेटेड इन द लोअर स्ट्रेटोस्फियर। ये कहाँ पर है? लोअर स्ट्रेटोस्फियर है, बिटवीन 15 to 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। 15 to 30 किलोमीटर के बीच में लोअर स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन का बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन है, उसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। ये क्या करती हैं? जो यूवी रेज होती हैं, सन से जो यूवी रेज आती हैं, रेडिएशन जो आता है उसे पूरा एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि जो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ये हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए और हमारे एटमॉस्फेयर जो ट्रोपोस्फियर में जो इन्वायरमेंट है उसके लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। The maintenance of enough stratospheric ozone to absorb harmful UV sunlight is therefore vitally important to all life form on Earth. अर्थ में जितनी भी लाइफ है उसके लिए जो ओजोन लेयर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? हार्मफुल यूवी सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, हार्मफुल यूवी लाइट्स को ट्रोपोस्फियर में आने नहीं देता है। कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। अब जो ओजोन डिप्लीशन जो हो रहा है, ओजोन होल जो हो रहा है, उसके कॉजेज क्या क्या है, इसके कारण हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ओजोन डिप्लीशन हैपेंस व्हेन द नेचुरल स्टेबिलिटी between the creation or the obliteration of stratospheric ozone is tilt in favor of obliteration. ओजोन डिप्लीशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो क्रिएशन और ऑब्लिटरेशन है इनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट सा देखने को मिल रहा है। थ्रू नेचुरल अकरेंस कैन कॉज शॉर्ट टर्म ओजोन लॉस। अगर कोई नेचुरल अकरेंस होता है तो उसके कारण क्या होता है? एक शॉर्ट टर्म ओजोन का लॉस होता है। बट ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ह्यूमन ने क्या किया कि हमने फ्रिज यूज करना स्टार्ट किया, हमने एयर कंडीशनर्स जो हमारे घर में एसी लगे होते हैं वो ये सारी चीजें स्टार्ट की। उनमें क्या होता है? उनमें CFC होती है, क्लोरीन होता है, जो कि क्या करता है? ओजोन के डिप्लेशन में उसको ओजोन को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको याद रखनी है कि दो गैसेस, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, chlorine and bromine on the loose from the fabricated compounds such as CFCs are now believed as the main reason for this depression. पहले ऐसा माना जाता था कि जो ओजोन का लॉस हो रहा है, जो ओजोन होल हो रहा है, वो नेचुरल अक्रेंस है, मतलब कि नेचर के कारण हो रहा है। बट धीरे धीरे रिसर्च किया गया, पता किया गया, तब पता चला कि नहीं, ये नेचुरल अक्रेंस के कारण नहीं हो रहा है। ये जो क्लोरीन और ब्रोमाइन ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज किया जा रहा है उसके कारण जो ओजोन डिप्लीशन हमें देखने को मिल रहा है। मेन क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो CFC है, मेन CFCs आर द मेन कॉज ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन। जो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है उसका मेन कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपसे ये गैस का नाम पूछा जा सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए। दो कौन कौन सी गैसेस? क्लोरीन, वो गैसेस जो क्लोरीन को कंटेन करती हैं, और ब्रोमीन को। मेन मेड halocarbon refrigerators, other ozone layer depleting substance like propellant and solvents। और कौन कौन से सब्सटेंस हैं? जैसे कि propellants and solvents। अदर डिप्लेटिंग केमिकल्स, और कौन कौन से केमिकल्स हैं? जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरिनिथिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरीन रेडिकल एंड ब्रोमाइन रेडिकल। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कौन कौन से केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन डिप्लेशन के लिए। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो सारी गैसेस जो क्लोरीन को और ब्रोमाइन को कंटेन करती हैं, वो सारी गैसेस क्या हैं? ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हम इसके कॉन्सिक्वेंस देखेंगे कि इससे हमें क्या कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल सकते हैं। ह्यूमन में इफेक्ट देखते हैं इसके। स्किन डेटोरेशन, स्किन कैंसर हमें देखने को मिल सकता है। अगर डायरेक्ट यूवी रेज हमारे ऊपर आकर पड़ती हैं तो इससे हमारे स्किन जो कैंसर है वो नॉर्मल बीमारी हो जाती है। स्किन इवोक रैशेस, इम्यून इनहिबिशन, कैटरेक्ट्स। कैटरेक्ट्स क्या होता है? मोतियाबिंद। आप जो आंखों में मोतियाबिंद होते हैं उसे हम कैटरेक्ट्स कहते हैं। प्लांट्स पे क्या इफेक्ट होगा इसका? जो प्लांट्स की ग्रोथ है ऑन द टॉप ऑफ इट्स बायोलॉजिकल एंड डेवलपिंग प्रोसेस इज ऑल अफेक्टेड एडवर्सली। जो प्लांट की ग्रोथ है वो क्या होगी? टोटली अफेक्ट हो जाएगी। These contains the plant formation process
द पीरियड ऑफ प्रोग्रेस एंड एवोल्यूशन, सर्कुलेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड मेटाबॉलिक रेट एटसेट्रा। इससे क्या होगा, जो प्लांट की एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है डेवलप करने की, ये जो सारी प्रोसेस है वो क्या होगी, अफेक्ट होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑन मैराइन और वाटर इकोसिस्टम। जो अगर यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ पर पड़ती हैं तो इससे क्या जो वाटर इकोसिस्टम है उस पर क्या इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, जो वीड वाटर में, मैराइन में एक्वाटिक फूड है, एक्वाटिक प्लांट्स को हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। ये ग्राउंड वर्क ऑफ एक्वाटिक फूड वेब, ये क्या करता है, मेन सोर्स होता है जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। दीज टिपिकली ग्रो नियर बाय द सरफेस ऑफ द वाटर, ये कहाँ पर ग्रो करते हैं, सरफेस के, वाटर के सरफेस में। वेयर दीज आर सफिशिएंट सनबीम्स, जहाँ पर ज्यादातर सनलाइट्स आती हैं, जिस लेवल तक सनलाइट रीच कर पाती है वाटर के अंदर, वहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं। वेरिएशन इन यूवी लेवल्स आर आइडेंटिफाइड टू अपसेट द ग्रोथ एंड प्रोग्रेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। अगर यूवी रेज इन फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर पड़ती हैं तो इससे क्या हो सकता है कि इनकी जो ग्रोथ है और इनका जो प्रोग्रेस है वो क्या होगा, उसमें वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। इफेक्ट ऑन बायो इकोकेमिकल साइकिल्स, जो हमारी एक साइकिल है बायो इकोकेमिकल साइकिल, उसमें इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इंक्रीज इन यूवीबी रेडिएशन अफेक्ट टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक बायो जियोकेमिकल साइकिल। जो हमारे बायो जियोकेमिकल साइकिल्स हैं वो क्या उसको अफेक्ट कर सकती है यूवी रेज। द पावर ऑफ ग्रेटर यूवी रेडिएशन लेवल अफेक्ट द नेचुरल स्टेबिलिटी ऑफ गैसेस। जितनी भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं बायोस्फीयर में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल सल्फाइड एंड ओजोन, ये सारी जो गैसेस हैं, अगर यूवी रेडिएशन ज्यादा होता है तो ये सारी जो गैसेस हैं इनकी जो नेचुरल स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट होगी। आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है। फ्लक्चुएशन इन यूवी level can result in biosphere atmosphere feedback causing to the arrangement of the atmospheric buildup of these gases। यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर यूवी रेज का फ्लक्चुएशन होता है तो इससे जो हमारा बायोस्फीयर है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब हम इसके प्रिवेंशन में देखते हैं कि जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्राइवेट व्हीकल ड्राइविंग, जो हम प्राइवेट व्हीकल ड्राइविंग है उस पर कंट्रोल लगाना चाहिए, क्योंकि जो व्हीकल से स्मोक निकलता है वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है ओजोन डिप्लेशन के लिए। तो हमें ज्यादा से ज्यादा जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनकी ड्राइविंग पर कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हम जो ओजोन लेयर की अफेक्ट हो रही है, हमारी डैमेज हो रही है, उसे हम बचा सकें। नेक्स्ट है प्रैक्टिस इको फ्रेंडली हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। जो हम घर के कामों में, हाउस होल्ड में क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो कैसे हो, इको फ्रेंडली हो। इको फ्रेंडली एंड नेचुरल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स फॉर हाउस होल्ड टास्क इज अ ग्रेटर टेक्निक टू इनहिबिट ओजोन डिप्लीशन। अगर हम इको फ्रेंडली चीजों का यूज करते हैं तो एक बहुत अच्छी टेक्निक होगी जिससे कि हम ओजोन जो डिप्लीशन है उससे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डॉट्स प्रैक्टिसिंग पेस्टिसाइड्स एंड स्टॉप ओजोन डिप्लीशन। हम जो पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज किस लिए किया जाता है, ज्यादातर ये एग्रीकल्चर में किया जाता है, जिससे कि जो अनवांटेड वीड होती है, जो जिस घास उग जाती हैं, उनसे बचने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, जो कि ये पेस्टिसाइड्स भी ओजोन लेयर के डिस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ट्राई करें कि इन पेस्टिसाइड्स का हम कम से कम यूज करें। इंक्रीजिंग रिग्रेस रेगुलेशन फॉर रॉकेट लॉन्चेस। जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, सैटेलाइट्स और रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, एज वी हेड अवे ऑन न्यूमरस टेक्निकल डिस्कवरीज, जैसे जैसे हम नॉर्मल टेक्निकल डिस्कवरीज कर रहे हैं, the necessity of the hours are also involve individual to travel out of space. The sum of rocket launches have improved significantly. This in order to similarly detrimental to the ozone in several ways. अब जैसे जैसे क्या कर रहे हैं हम, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं, टेक्निकल डिस्कवरीज हो रही हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कोई भी जो रॉकेट लॉन्च करते हैं, इनको लॉन्च करते टाइम सारी बातों का ध्यान रखें कि जो रॉकेट लॉन्च करते टाइम जो सीएफसी है इसका ज्यादा से ज्यादा एमिशन ना हो, क्योंकि सीएफसी क्या है, एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है ओजोन डिप्लेशन के लिए। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन द यूज ऑफ डेंजरस नाइट्रस ऑक्साइड।
जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसका जो यूज़ किया जाता है इस पर रोक लगाया जाए. In the late 70s of the data mentioned in the study wisely mentioned out of the direction of the dis, uh, disturbing rate of the how the ozone layer was being lost. यहाँ पे कुछ डेटा मेंशन किया जा रहा है कि किस तरीके से जो ओजोन लेयर है वो रिड्यूस हो रही है. गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स ले रही है ताकि जो ओजोन होल है वो और ज़्यादा ना बढ़े. कंक्लूजन देखते हैं हमने स्टार्टिंग से देखा लास्ट तक कि किस तरीके से कौन कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे ओजोन लेयर के डिप्रेशन के लिए. तो इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम इको फ्रेंडली चीज़ों का यूज़ करके इससे बचा जा सकता है. इन द एंड हम कह सकते हैं देयर इज नो डाउट दैट द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लीशन एग्जिस्ट एंड डिजर्व एक्सटेंसिव रिसर्च एंड अटेंशन. जैसे जैसे ओजोन का डिप्रेशन हो रहा है, हमें पता है कि ओजोन डिप्रेशन हो रहा है, तो हमें यहाँ पर इसके लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है और रिसर्च की ज़रूरत है ताकि हम इससे छुटकारा पा सकें, ओजोन लेयर ज़्यादा इसका डिप्रेशन ना हो. इसका मेन कारण क्या है ओजोन लेयर का? विद द रिलीज ऑफ ईच एंड एवरी CFC आवर ओजोन लेयर टेक्स अ स्मॉल स्टेप टूवर्ड्स इट्स डिस्ट्रक्शन. अगर थोड़ा सा भी CFC का रिलीज होता है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में CFC रिलीज होता है, तो उससे क्या होता है ओजोन लेयर में एक छोटा सा स्मॉल स्टेप आता है टूवर्ड्स इट्स डिस्ट्रक्शन. अगर थोड़ी सी गैस निकली CFC की तो वहां पर हम देखेंगे कि जो ओजोन है वो भी एक स्टेप ले लेता है अपने डिस्ट्रक्शन में. द डिसीजन टू बैन कम्प्लीटली CFC, यहाँ पर अब हमारे गवर्नमेंट के द्वारा और जो वेरियस इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनके द्वारा ये किया जा रहा है कि जो CFC का जो यूज़ है उसे कम्प्लीटली बैन किया जाए. एंड देन कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द यूनाइटेड नेशन और इवन द यूनाइटेड नेशन, मतलब कि जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि जो CFC का यूज़ है उसे कम्प्लीटली बैन किया जाए. द एंटायर वर्ल्ड मस्ट यूनाइट इन ऑर्डर टू एक्सपेल दिस प्रॉब्लम फॉर एवर. ये प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो इसके लिए क्या जरूरत है कि सारी दुनिया एक साथ आए और इस प्रॉब्लम को फेस करे और इस प्रॉब्लम से क्या करे, हमेशा के लिए छुटकारा पा सके. इसके लिए हमें एक साथ आना होगा. सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ओजोन लेयर. इसका हमने कंप्लीट एनालिसिस किया. इसमें जो जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि हमने एटमॉस्फेयर के बारे में देखा, उसके एक एक पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ओजोन लेयर सबसे पहले कहाँ डिटेक्ट किया गया था, ओजोन का जो ओजोन लेयर नहीं, ओजोन डिप्लेशन है, सबसे पहले कहाँ डिटेक्ट किया गया था, ये सारी चीजें आपसे क्या है एग्जाम में पूछी जाती हैं. सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक. थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन.